नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। नया साल 20 पर 21 पड़े, इन शुभकामनाओं के साथ आज 2021 के पहले खबरदार की शुरुआत करते हैं। आज खबरों के लेंस में जो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर दिखाई दे रही है वो ये है कि भारत में कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है। यानी देश को पहली कोरोना वैक्सीन मिल गई है और वो है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है। 2021 की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी। 2020 का जो जीरो था उसे कोरोना मान लें तो 2021 के अंत में लगा एक का अंक वैक्सीन के रूप में आया है और उम्मीद है कि ये कोरोना वायरस को पूरी तरह आउट कर देगा। आज हम साल के पहले दिन इस शुभ समाचार का सुपर विश्लेषण करेंगे। आपको बताएंगे कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड को मंजूरी कैसे मिली, भारत को विदेशी वैक्सीन में से कोविशील्ड ही क्यों सूट करती है और आप तक ये वैक्सीन पहुंचेगी कैसे, इसकी कीमत क्या होगी, क्या ये लोकल केमिस्ट पर मिलने लगेगी। सारे सवालों का जवाब आपको विस्तार से देंगे। इस पूरे विश्लेषण में हम डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और डॉक्टर अशोक सेठ की मदद भी लेंगे। ये आपको जबरदस्त जानकारियां देने वाला वैक्सीन विश्लेषण होगा। कल का दिन भी वैक्सीन वाली एक और अच्छी खबर लेकर आएगा। कल से भारत में वैक्सीन का रिहर्सल शुरू हो रहा है। ये दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की सबसे बड़ी तैयारी है। हर राज्य की राजधानी में रिहर्सल के लिए कम से कम 3 पॉइंट्स होंगे। वैक्सीन के इस ड्राई रन में क्या होगा आपको बताएंगे। कोई भी अपडेट आपसे छूटेगा नहीं। तो आज के सुपर विश्लेषण की शुरुआत करते हैं, जिसका देश को था बेसब्री से इंतजार। वो खुशखबरी आज शाम को आ गई। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में तैयार ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को देश में इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल गई है। इसका नाम है कोविशील्ड। यानी कोविशील्ड अब भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ कवच यानी शील्ड बनेगी। आज देश में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने को लेकर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स पैनल ने अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपी हैं। पैनल ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड को सशर्त मंजूरी देने की सिफारिश की है, जिसके बाद अब डीसीजीआई के से कोविशील्ड को जल्द अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। अब तक सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक और फाइजर ने देश में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए आवेदन दिया था, जिनको मंजूरी देने को लेकर अभी किसी अंतिम फैसले की जानकारी सामने नहीं आई है। भारत बायोटेक ने स्वदेशी कोवैक्सीन तैयार की है। इसे भी अप्रूवल मिला या नहीं, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह तय हो गया है कि कोविशील्ड लोगों को लगाई जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट की जिस कोविशील्ड को सबसे पहले मंजूरी मिली है उसे ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी ने डेवलप किया है। कोविशील्ड के फेज 3 ट्रायल में यह वैक्सीन 70.4% तक कारगर रही है। हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट का दावा है कि डोज की मात्रा बदलने पर वैक्सीन 90% तक असर दिखाती है। जानकारी के अनुसार कोविशील्ड के ट्रायल भारत के अलावा ब्रिटेन और ब्राजील समेत कई देशों में हो चुके हैं। अब तक इस वैक्सीन का कोई भी गंभीर साइड इफेक्ट सामने नहीं आया। कोविशील्ड को मंजूरी मिलने की एक बड़ी वजह यह भी है कि इसे 2 से 8 डिग्री तापमान पर स्टोर किया जा सकता है। भारत में अधिकतर वैक्सीन इसी तापमान पर रखी जाती है। कोविशील्ड वैक्सीन को ब्रिटेन पहले ही मंजूरी दे चुका है और इसकी 10 करोड़ डोज का ऑर्डर भी दे चुका है। इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देने के बाद अभी डीसीजीआई को अंतिम फैसले पर मुहर लगानी है, जिसके बाद जल्द ही केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तारीख का ऐलान किया जा सकता है। हमारे साथ हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल इस समय जुड़ रही हैं। ऐश्वर्या, ड्राई रन्स की शुरुआत कल से। ड्राई रन्स कितनी जगहों पर, दिल्ली ही अगर हम सिर्फ देख लें तो यहां पर कितनी हो रही है और ड्राई रन में होगा क्या, कब से शुरू और कितने बजे तक खत्म? श्वेता, आपको बता दूं, दिल्ली की बात करें तो 3 जगहों पे ये ड्राई रन होगा। गुरु तेज बहादुर अस्पताल जो दिलशाद गार्डन में है, वहां पे सुबह 8 बजे से ये ड्राई रन चालू हो जाएगा। एक वेंकटेश्वरा अस्पताल है द्वारका में और एक डिस्पेंसरी है दरियागंज में। तीनों ही जगह कल सुबह 8 बजे से कल शाम 4 बजे तक ये ड्राई रन किया जाएगा। ये ड्राई रन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस ड्राई रन से ये मालूम चलेगा कि कमजोर कड़ी कौन सी है। वैक्सीनेशन लगाने में दिक्कत है, लोगों को बुलाने में दिक्कत आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत है। ये सभी चीजों को कल प्रशासन बहुत गहराई से देखेगा और इसके बेसिस के ऊपर एक रिपोर्ट दी जाएगी जो केंद्र सरकार तक पहुंचाई जाएगी। इसी ड्राई रन के बेसिस पे ये दिल्ली में ही नहीं हो रहा है, कल देश भर में ये ड्राई रन होगा। सारे ही राज्यों से इसकी एक रिपोर्ट दी जाएगी और उसके बेसिस के ऊपर केंद्र सरकार आगे की कार्रवाई फिर चालू करेगी। ये इसलिए हो रहा है ताकि देखा जा सके कि 130 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर ये वैक्सीनेशन ड्राइव किस तरीके से किया जाएगा। श्वेता, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या पालीवाल इस पूरी बातचीत के लिए। मिलन शर्मा हमारे साथ इस समय जुड़ गई है, मेरी सहयोगी। मिलन,
अभी तक जो अप्रूवल मिला है, जो कोविशील्ड को अप्रूवल दिया गया है, हालांकि और भी कई सारे आवेदन थे लेकिन उनमें से इसे चुना गया है। अव्वल तो ये कि क्या बाकी दोनों के बारे में अभी फैसला पेंडिंग है और वो भी जल्द आ सकता है। दूसरा ये कि इस फैसले के आने के बाद, यानी कि इमरजेंसी अप्रूवल के बाद, अब पहले व्यक्ति को वैक्सीन लगने में लगभग कितने दिन लग सकते हैं? देखिए श्वेता, ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सूत्रों से हमें ये तो पता चल गया है कि कोविशील्ड जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोलैबोरेशन की वैक्सीन है, उसको तो सिफारिश दे दी गई है एसईसी पैनल के द्वारा। अब ये जो रिकमेंडेशन है ये ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया के पास होगी और वो डिसाइड करेंगे कि कितनी जल्दी उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया जाएगा। दूसरी बात ये कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन जो है उस पर भी बहुत ज्यादा डेलिबरेशन हुए हैं मीटिंग में। बस 1 घंटे पहले ही भारत बायोटेक ने अपनी प्रेजेंटेशन खत्म की है, सूत्रों ने हमें बताया है। और इससे ये पता चलता है कि एक तरफ जहां ड्राई रन शुरू होने जा रहे हैं, भारत सरकार इस वक्त बहुत ही तेजी से चाहती है कि कोई वैक्सीन सामने आ जाए, जिसके लिए अभी इतने दिनों से, महीनों से भर इंतजार चल रहा है। और श्वेता, मैं ये भी बता दूं कि कोवैक्सीन भारत में बनी हुई वैक्सीन है, इंडिजीनियस वैक्सीन है। ज्यादा जोर इस पर सरकार देना चाहेगी क्योंकि कोवैक्सीन जो है अभी ट्रायल स्टेजेस में है, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के भी 3rd फेज के ट्रायल थोड़े बहुत लगभग बाकी हैं। उस आधार पर हो सकता है कि कोवैक्सीन को भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दिया जाए। लेकिन 8.5 घंटे हो गए श्वेता, अभी तक ये मीटिंग जारी है। इसका मतलब यही है कि सरकार एक तरफ से कोशिश में लगी हुई है कि जल्द ही कुछ अच्छी खबर सामने आए और पूरे देश को और फर्स्ट फेज में हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये वैक्सीन उपलब्ध हो। बहुत शुक्रिया मिलन शर्मा, क्योंकि भारत की आबादी को देखते हुए संख्या भी उतनी ही जरूरी है, सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है, और इसीलिए लंबा समय अभी फैसले में लग रहा है। लेकिन हम उस मीटिंग पर भी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन नए साल की इससे ज्यादा शुभ शुरुआत और क्या हो सकती थी कि देश को न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर कोरोना की वैक्सीन मिल गई। अब हम आपको कोविशील्ड के बारे में उन सारे सवालों के जवाब देंगे जो किसी के मन में उठ सकते हैं। पहला सवाल तो यही है कि अभी वैक्सीन की कितनी डोज तैयार हैं। सीरम इंस्टीट्यूट का दावा है कि उसके पास 5 करोड़ डोज तैयार हैं। जून तक 30 करोड़ डोज तैयार कर ली जाएंगी। आप ये भी जानना चाहते होंगे कि क्या ये वैक्सीन कोरोना के नए स्ट्रेन पर काम करेगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि वायरस स्ट्रेन में हल्का बदलाव हुआ है, जिस पर वैक्सीन पूरी तरह प्रभावी रहेगी। तीसरा सवाल यह है कि वैक्सीन कितने डोज की होगी। सीरम इंस्टीट्यूट के अनुसार वैक्सीन 2 डोज की होगी। दोनों डोज में करीब 2 महीने का अंतर रखना होगा। एक अहम सवाल यह भी है कि क्या वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट होगा। सीरम इंस्टीट्यूट के अनुसार जिन लोगों को ट्रायल के दौरान वैक्सीन दी गई, उनमें से कुछ ने सरदर्द और हल्का बुखार होने की बात कही, लेकिन यह कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है। सीरम वैक्सीन की कीमत कितनी होगी? सीरम इंस्टीट्यूट ने बताया है कि भारत सरकार को एक डोज 200 रुपए में देगी, यानी 2 डोज की वैक्सीन की कीमत होगी 400 रुपए। सरकार की तरफ से आम आदमी के लिए इस वैक्सीन की कीमत तय नहीं है। लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला के अनुसार आम आदमी को इस वैक्सीन के लिए 1000 रुपए प्रति डोज की कीमत देनी पड़ सकती है, यानी 2 डोज की ट्रीटमेंट के लिए 2000 रुपए। आप ये भी जानना चाहते होंगे कि क्या मेडिकल स्टोर्स से वैक्सीन मिल पाएगी, तो आपको बता दें कि मार्च या अप्रैल तक प्राइवेट रूप से वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि ये वैक्सीन आपको किसी डॉक्टर के पास ही मिलेगी, लेकिन शुरुआत में वैक्सीन सरकारी व्यवस्था के हिसाब से ही मिलेगी। देश में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी हासिल करने वाली वैक्सीन कोविशील्ड का उत्पादन पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में चल रहा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सीरम इंस्टीट्यूट की उस लैब का दौरा कर चुके हैं जहां वैक्सीन तैयार की जा रही है। आज तक इकलौता चैनल है जिसने सीरम इंस्टीट्यूट की लैब में जाकर कोविशील्ड के उत्पादन की पूरी प्रक्रिया को परखा है। अब हम आपको भी उस लैब की विजिट करवाते हैं जहां देश में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी हासिल करने वाली पहली वैक्सीन का उत्पादन जोर शोर से चल रहा है। स्वागत है। इस वक्त हम लोग पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में हैं और मेरे हाथ में है वो वैक्सीन जिसका इस वक्त पूरा देश इंतजार कर रहा है। और मेरे साथ इस वक्त हैं आदर पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक, और इस वक्त भारत का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम के लिए वैक्सीन बनाने का काम इन्हीं के जिम्मे है। आदर, स्वागत है आपका आज तक के इस खास कार्यक्रम में।
पूरा देश इंतजार कर रहा है वैक्सीन का। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कितने तैयार हैं आप वैक्सीन प्रोग्राम को लॉन्च और रोल आउट करने के लिए। थैंक यू राहुल। सो ये प्रोडक्ट हम 8-9 महीने से हमारी पूरी सीरम की टीम और साइंटिस्ट और सब लोग बहुत एफर्ट और काम के बाद अभी ये फाइनल टाइम आया है ये लॉन्च के लिए। तो सब तैयारी अभी जो आप देख सकते हैं, ये स्क्रीनिंग मशीन है जहाँ ये हाई स्पीड कैमरा से सब पार्टिकल्स अंदर जो कुछ भी हो सकता है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। ये लेबलिंग हो चुका है और अभी हम कोल्ड रूम में जाके देख सकते हैं कि इतना सारा स्टॉक हमने बनाया है कि पूरी देश के लिए जितना भी वैक्सीन चाहिए हम तैयार है। इस कार्यक्रम में हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को हमें पूरे वैक्सीन बनने का प्रोसेस समझाएं, क्योंकि वैक्सीन के बारे में हमने सुना बहुत है लेकिन अब तक बन तक नहीं देखा। तो बताएं कि सबसे पहले यहाँ पर इस वक्त क्या चल रहा है, जहाँ पर इस वक्त हम लोग खड़े हैं। तो ये फाइनल स्टेज है। प्रोडक्ट जो बनता है और ये वायल में फिल होता है, सील होता है, उसके बाद ये हाई स्पीड कैमरा जो आप देख सकते हैं सब वायल को अलग अलग तरीके से एग्जामिन करते हैं कि कुछ अंदर तो ना हो, पार्टिकल्स, धूल, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ रिजेक्टेड आता है, यहाँ एक्सेप्टेड आता है। जो रिजेक्टेड है वो कचरे में हम फेंकते हैं, क्योंकि सेफ्टी सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है, लोगों की सेफ्टी। तो ये सारे एक्सेप्टेड वाले हैं, मैं एक उठा सकता हूँ? हाँ, तो ये एक्सेप्टेड है। हाँ। और इसके बाद आप इसको फिर तो इसके बाद लेबलिंग होगा और फिर बॉक्सेस में पैक होगा। उसके साथ वो ड्राई आइस होगा कि कोल्ड चेन में मेंटेन कर सकते हैं और फिर रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स में, एसी के ट्रक्स में पूरे देश में जाएगा और गवर्नमेंट के कोल्ड रूम्स में स्टोर होएगा। मैं चाहता हूं कि आप पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को हमारे दर्शकों को समझाते रहें। ये बताएं, जहां पर इस वक्त हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर आपके जो प्रोफेशनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? तो अभी ये साइंटिस्ट है यहाँ, ये फिलिंग लाइन मॉनिटर कर रहे हैं। ये लाइन पे 5000 डोज कोविड वैक्सीन के हर मिनट में फिल होते हैं और ये ग्लास वायल में जाते हैं जहां आपने वो स्क्रीनिंग देखा था और लेबलिंग देखा था। तो आदर, ये क्या जगह है जहां पे अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं? ये अभी हम ये सब प्रोटेक्टिव गियर पहन के हम जहां वैक्सीन एक्चुअली वायल में फिल होने वाली है वो दिखाने हम जा रहे हैं अभी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ग्लास वायल्स जो आते हैं उनको हाई स्पीड वॉशिंग लाइन पे पानी अंदर जाता है, वॉश होता है और फिर ये टनल में 200 डिग्री तक वायल को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं। तो जो भी अंदर वायल में होगा वो चले जाता है और फिर प्रोडक्ट वहाँ फिल होता है। तो ये सब ऑटोमेटेड है, आदमी यहाँ इसमें प्रोडक्ट के साथ कांटेक्ट में नहीं आता है। आप बता रहे हैं वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग में क्लीनलीनेस है, स्वच्छता है, सफाई है। मेरे को चिंता साइड इफेक्ट्स की है। अमूमन वैक्सीन बनने में 10 से 15 साल का R&D होता है, ट्रायल्स होते हैं। ये तो साल भर के अंदर वायरस आया, लोगों ने उसको डिकोड किया जीनोम को और फिर वैक्सीन भी बना दिया, अब रोल आउट भी हो रहा है। ये जो जल्दबाजी में काम हुआ है वो कितना सेफ है? नहीं, अभी इसलिए हम आज भी ड्रग कंट्रोलर से परमिशन के सिचुएशन में है, जो वो सब ये रिव्यू कर रहा है, डिटेल में जा रहा है। और ये जो वैक्सीन हम बना रहे हैं बिल्कुल सेफ्टी का सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी ये हमें इसमें हमने रिसर्च किया है, 9 महीने गए हैं इसमें। और जो भी साइड इफ़ेक्ट्स छोटे मोटे होते रहते हैं वो सब वैक्सीन के साथ होते हैं। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि सब वैक्सीन्स में थोड़ा फीवर, थोड़ा हेडेक वो तो हो ही सकता है, मगर कोई भी खतरा, जान को खतरा नहीं है। आप हमें थोड़ा दिखाएंगे, बताएंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे चल क्या रहा है, समझाइए कि कैसे बनती है ये वायरस। तो अभी ये एक बाजू से ये रबर स्टॉपर्स जा रहे हैं जो कैप होती है, पहले वहाँ से फिल होती है और फिर ये मशीन से यहाँ रबर स्टॉपर, कैपिंग और सीलिंग ये भी ऑटोमेटिक होता है और फिर ये बाजू से बाहर आता है। हम लोग इस वक्त
कोल्ड स्टोरेज रूम में जा रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर सारी कोरोना वायरस वैक्सीन के स्टॉक को रखा गया है और यहां पर तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस रखना जरूरी है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये नॉर्मल फ्रिज की तरह स्टोर हो सकता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। हमारी वैक्सीन +2 to 8 डिग्रीज में रख सकती है और आप देखेंगे कितनी जगह की जरूरत है कि -70 -20 कोल्ड रूम्स तो हम इतने बना ही नहीं सकते हैं। मतलब जो अमेरिका की वैक्सीन है मॉडर्ना की और जो फाइजर की वैक्सीन है जर्मन कंपनी के साथ, उसको रखना पड़ता है एक डीप फ्रीजर में। आपकी जो ये वैक्सीन है उसको रखा जा सकता है एक फ्रिज में। बरोबर। तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी जब हम क्लिनिक्स और हॉस्पिटल और अलग अलग जगह में हम ये डिस्ट्रीब्यूट करना जाएंगे, ये बहुत जरूरी बात है जो आपने हाईलाइट की। अगर फ्रिज के बाहर रही आपकी वैक्सीन का ये डब्बा या फ्रिज खराब हो गया तो वैक्सीन बर्बाद। कुछ दिनों के लिए तो ठीक होगी, बट हमारा डेटा दिखाता है कि ऐसे 10-15 दिन के लिए भी बाहर रखा तो ठीक रह सकती है, मगर ये हम एडवाइज नहीं करते हैं। ये +2 to 8 डिग्रीज में ही रखना चाहिए और जो कोल्ड चेन के बाहर रखा तो फिर हमें शायद फेंकना पड़ेगा। यहाँ पर आपके पास इस वक्त कितनी वैक्सीन का डोज तैयार है? अगर कल से टीका लगना शुरू हो जाए तो कितने लोगों को इस वक्त टीका लग सकता है? ये लगभग ऐसे 2000 करोड़ की स्टॉक हमने बनाई है। 25 मिलियन लोग को टीका लगा सकता है क्योंकि ये 50 मिलियन डोज है। 2 डोज की वैक्सीन है तो इसलिए 25 मिलियन लगभग लोगों को ये टीका लगा सकता। आदर, मैं जानना चाहता हूं कि आपकी वैक्सीन की कीमत क्या होगी? अगर कोई देख रहा है, लगाना चाहता है आपकी वैक्सीन, कितने पैसे खर्च करने होंगे? तो पहले तो गवर्नमेंट को हम 200 रुपये में पर डोज देंगे, मतलब एक आदमी को 400 रुपये में मिलेगी। वो गवर्नमेंट को स्पेशल प्राइस दे रहे क्योंकि गवर्नमेंट करोड़ों डोज लेने वाली है, ऐसे स्पेशल प्राइस दी है। प्राइवेट सप्लाईज में जब 2-3 महीने बाद आएगी तब एक आदमी को 1000 रुपये एक डोज के लिए देना पड़ेगा। उसमें वो रिटेलर्स को 200-300 रुपये मिलेगी और हमें हमारे हाथ में 600 या 700 रुपये मिलेंगे। तो मतलब अगर एक आदमी को लगाना है तो उसके लिए 2000 रुपये हुए प्राइवेटली। बरोबर। प्राइवेटली जब उनको खुद पैसे से देना है और लेना है, उनको 2000 की प्राइस देने पड़ेगी क्योंकि उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट है और स्टोरेज का कॉस्ट है, वो जो लोगों को पैसा बनाना है उसमें उसका भी कॉस्ट उसमें जाता है। नहीं तो ये कब से मिलना स्टार्ट होगी? 2000 ये मार्च-अप्रैल में हो सकता है। केमिस्ट में मिलनी शुरू हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। तो क्या प्रोसेस रहेगा? मैं केमिस्ट की दुकान पे जाऊंगा, बोलूंगा मुझे वो वैक्सीन नहीं, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आपके डॉक्टर एक हॉस्पिटल में जा सकते हैं, वरना डॉक्टर के क्लिनिक पे जाएंगे। डॉक्टर के पास स्टॉक भी होगा, केमिस्ट के पास स्टॉक भी होगा, मगर ये प्रोडक्ट है कि सिर्फ एक डॉक्टर आपको दे सकता है। आपकी मेडिकल कंडीशन चेक करने के बाद ऐसे ही लगवा नहीं सकते, तो आपको सिर्फ डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल के पास जाके लेनी पड़ेगी। आपने सीरम इंस्टीट्यूट में जिन कोविशील्ड वैक्सीन को तैयार होते देखा, वो ही अब देश भर में लोगों को लगाई जाएंगी। इसकी मंजूरी मिलने के बाद अब आगे का रोड मैप क्या होगा, ये भी आपको बताते हैं। अब डीसीजीआई की फाइनल मंजूरी के बाद सीरम इंस्टीट्यूट को वैक्सीन का ऑर्डर दिया जाएगा। वैक्सीन की ट्रांसपोर्टेशन हवाई मार्ग और सड़क मार्ग से होगी। फिलहाल रेलवे को इसमें शामिल नहीं किया गया है। सरकार सभी राज्यों की राजधानी और बड़े शहरों में वैक्सीन शिपमेंट पॉइंट तय करेगी। जहां तक वैक्सीन पहुंचाने की जिम्मेदारी सीरम इंस्टीट्यूट की होगी, वैक्सीन को स्टोर करने के लिए तैयार की गई कोल्ड स्टोरेज चेन की देखरेख की जिम्मेदारी सरकार की होगी। सबसे पहले करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता समेत अन्य राज्यों में बने सरकारी मेडिकल स्टोर डेपो में वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा, जहां से रेफ्रिजरेटेड वैन्स के जरिए वैक्सीन को वैक्सीनेशन सेंटर्स तक पहुंचाया जाएगा। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन को स्टोर करने के लिए कोल्ड बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी तैयारी पूरी है, बस वैक्सीनेशन शुरू करने की तारीख आनी बाकी। लेकिन तब तक जरूरी है कि अपनी तैयारियों को परख लिया जाए। इसीलिए सरकार ने तय किया है कि 2 जनवरी को देश के हर राज्य में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। ये ड्राई रन क्यों जरूरी है और ड्राई रन कैसे होगा, इन सवालों के जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिलेंगे। भारत में बनी वैक्सीन
हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में है। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर हैं। टीमें तैयार हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, पूरा देश तैयार है और वैक्सीन भी तैयार है। वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो उससे पहले एक प्रैक्टिस सेशन जरूरी है। इसीलिए वैक्सीनेशन के राष्ट्रव्यापी फुल ड्रेस रिहर्सल का दिन तय हुआ है 2 जनवरी। 2 जनवरी को सारे देश में, विशेष रूप से राजधानियों में और जहां पर भी स्टेट्स के लोग और डिस्ट्रिक्ट्स में, डिफिकल्ट डिस्ट्रिक्ट्स में करना चाहें, वहां पर एक मॉक ड्रिल वैक्सीन को देने के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई भी इम्प्लीमेंटेशन में कमी ना रहे, वो कल होने जा रहा है। भारत जैसे विशाल देश में हर व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाना और उन्हें इसे लगाने के लिए तैयार करना सबसे बड़ी चुनौती है और अब वक्त है इस चुनौती से निपटने की तैयारियों को परखने का। इसी का नाम है ड्राई रन। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हर राज्य की राजधानी में कम से कम 3 सेंटर्स पर ड्राई रन होगा। कुछ राज्य उन इलाकों को भी ड्राई रन में शामिल करेंगे जो दुर्गम हो और जहां सामान की आवाजाही मुश्किल हो। महाराष्ट्र और केरल समेत कई राज्य राजधानी के अलावा भी अन्य बड़े शहरों में ड्राई रन करेंगे। दिल्ली के अंदर हमारे जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कल ये ड्राई रन होने वाला है। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में जीटीबी अस्पताल के अंदर, इसी तरह से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में एक अर्बन पीएचसी के ऊपर, और इसी प्रकार से साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्राइवेट वेंकटेश्वरा अस्पताल में विस्तार से वहां की तैयारियों की समीक्षा की है। वैक्सीनेशन के ड्राई रन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस ड्राई रन में क्या क्या होगा ये भी आपको समझना चाहिए। ड्राई रन के दौरान असली वैक्सीन की जगह किसी दूसरी दवा या खाली शीशियों को ठीक उसी तरह से ट्रांसपोर्ट करना होगा जैसे वैक्सीन को किया जाना है। फिर उन दूसरी वैक्सीन या खाली शीशियों को अस्पताल में वैसे ही कोल्ड स्टोर में रखा जाएगा जैसे असली वैक्सीन को किया जाना है। ड्राई रन के दौरान वैक्सीन प्रोग्राम को ट्रैक करने के लिए तैयार की गई कोविन मोबाइल ऐप का भी ट्रायल होगा। वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन से लेकर वैक्सीन लगाए जाने तक की सूचना को ऑनलाइन दर्ज करने के सिस्टम को परखा जाएगा। ड्राई रन के लिए चुने गए लोगों को एसएमएस भेजकर सूचना देने का भी ट्रायल होगा और फिर वैक्सीन सेंटर पर डोज देने की पूरी प्रक्रिया का पालन उसी तरह से किया जाएगा जैसे असली वैक्सीनेशन हो रहा हो। यानी लोगों तक वैक्सीन को सही तरीके से पहुंचाने से पहले वैक्सीन ले चुके लोगों का रिकॉर्ड रखने तक की रियल टाइम प्रैक्टिस ही ड्राई रन है। जहां जहां हमें वैक्सीनेशंस करने हैं, उन वैक्सीनेशन के जो साइट्स हैं, वैक्सीनेशन की जो टीम्स हैं, उन साइट्स के ऊपर जो माइन्यूट से माइन्यूट बातों को ख्याल करना है। तो इलेक्शन के समय हम लोग एक तरह से जितनी तैयारियां करते हैं, इवन एक बूथ के ऊपर भी जो टीम होती है उसकी भी अल्टीमेटली ट्रेनिंग होती है। पर्पस भी यही है कि हम सब लोग अपने आप को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। 28 और 29 दिसंबर को देश के 4 राज्यों में ऐसा ड्राई रन किया जा चुका है जिसमें पंजाब, गुजरात, असम और आंध्र प्रदेश शामिल थे। चारों राज्यों में ड्राई रन को लेकर अच्छे रिजल्ट सामने आए थे। अब पूरे देश में 2 जनवरी को एक साथ ड्राई रन होगा और फिर शुरू होगा दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। वैक्सीन फाइनल हो चुकी है, डेट अब बस आने ही वाली है। गांधीनगर से गोपी गांगर और चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन दुनिया के लो और मिडिल इनकम वाले देशों की सबसे बड़ी उम्मीद है। इस वैक्सीन के करीब 100 करोड़ डोज की सप्लाई कम आय वाले देशों में होनी है। साल भर में इस वैक्सीन के 300 करोड़ डोजेस की इंटरनेशनल सप्लाई होगी। ये वैक्सीन 2 बातों में बाकी वैक्सीन से अलग है। पहली बड़ी बात, इस वैक्सीन की कीमत कम है। इसका एक डोज अनुमानित तौर पर $3 से कम कीमत का है, जबकि अमेरिका की फाइजर और मॉडर्ना कम से कम 6 गुना ज्यादा कीमत वसूल रही है। दूसरी बड़ी बात, इस वैक्सीन को आसानी से स्टोर किया जा सकता है। इसमें ज्यादा तामझाम नहीं है। इसे आसानी से एक फ्रिज में रखा जा सकता है।
फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन की तरह इसे 0 से नीचे तापमान में रखना जरूरी नहीं। इस वैक्सीन की डिमांड इसीलिए है क्योंकि इसे कम आय वाले देश भी अफोर्ड कर सकते हैं और कोई ज्यादा संसाधन लगाए बिना और ज्यादा पैसा खर्च किए बिना इसे आम लोगों तक पहुंचा सकता है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन सस्ती है तो वो दूसरी वैक्सीन के मुकाबले अच्छा काम नहीं करेगी। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की ओवरऑल एफिकेसी 70% है, यानी वैक्सीन 70% तक प्रभावी है। इसके मुकाबले फाइजर का दावा है कि उसकी वैक्सीन 95% तक प्रभावी है। मॉडर्ना का दावा है कि उसकी वैक्सीन 94% तक प्रभावी है। लेकिन जानकारों का मानना है कि कोई भी वैक्सीन अगर 50% से अधिक प्रभावी है तो उसे कारगर माना जा सकता है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के फाइनल ट्रायल के जब नतीजे आए थे तो यह बताया गया था कि एक बड़े ग्रुप में हुए ट्रायल में जब ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के 2 डोज 1 महीने के अंतराल में दिए गए तो वैक्सीन 62% तक प्रभावी साबित हुई। एक छोटे ग्रुप को जब वैक्सीन की 1 डोज और फिर 1 महीने में आधी डोज दी गई तो ये 90% तक प्रभावी साबित हुई। हालांकि अब तक इसका कारण नहीं पता चला है कि कम डोज देने पर वैक्सीन ज्यादा प्रभावी क्यों है। ब्रिटेन में कई अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि अगर इस वैक्सीन की 2 डोज के बीच 3 महीने का अंतर रखा जाए, यानी 3 महीने में दूसरी डोज दी जाए तो ये वैक्सीन 80% तक प्रभावी है। वहां वैक्सीन के 2 डोज वाले इलाज को अप्रूवल मिला है। ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देने से पहले भारत ने इस वैक्सीन के कई पहलुओं को जांचा परखा है। पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट इसका लोकल मैन्युफैक्चरर है, लिहाजा इसके आसानी से उपलब्ध होने से लेकर इस वैक्सीन के लिए आवश्यक तापमान को बनाए रखना भारत की परिस्थितियों के अनुकूल है। अब जब वैक्सीन वाली मंजूरी मिल गई है तो भारत के स्वास्थ्य जगत के सबसे विश्वसनीय चेहरों में से एक एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सेठ से मैंने अब से कुछ ही देर पहले बातचीत की। डॉक्टर गुलेरिया, मुझे लगता है कि एक तो नए साल की मुबारकबाद और इसके साथ ही इस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिलने की मुबारकबाद, क्योंकि इसके लिए तो सब प्रतीक्षा कर रहे थे कि कौन सा वो दिन होगा। आपने हमारे ही शो में सबसे पहले कहा था, पिछले साल जब हम दीपावली पर एम्स में थे उस समय आपने कहा था कि नए साल की शुरुआत एक वैक्सीन से हो जाएगी, और देखिए नए साल का पहला दिन और ये वैक्सीन हमारे सामने। डॉक्टर गुलेरिया, बिल्कुल, ये इस नए साल के लिए बहुत बहुत अच्छी खबर है और इसी खबर के साथ सब आपके परिवार को और सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक बहुत अच्छी खबर है क्योंकि अब हमारा नया अगला कदम शुरू होता है कि हम ये सारी वैक्सीन अपने देश में सब लोगों को कैसे लगाएंगे। जो प्रायोरिटाइज की हुई हैं उनका पूरा रोल आउट करने का जो चैलेंज है हमारे देश में वो अब शुरू होता है। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ये वैक्सीन हमारे पास अप्रूव हुई है वैसे और जो वैक्सीन फाइनल स्टेज में है वो भी आ जाएंगी, जिससे नंबर ऑफ डोजेस बढ़ जाएंगे और हमें सब लोगों को वैक्सीन लगाने में काफी हद तक सहूलियत मिलेगी। डॉक्टर गुलेरिया, ये जो अलग अलग वैक्सीन्स को बताया जाता है और ये चाहे कोविशील्ड हो या फिर भारत बायोटेक की वो वैक्सीन हो, उन सब का आधार कुछ अलग बताया जाता है, mRNA वैक्सीन कोई, तो ये क्या होता है, कैसे, क्या फर्क है इन सारी वैक्सीन्स में और क्या इनकी एफिकेसी भी उस पर आधारित होती है? कुछ हद तक एफिकेसी उस पर आधारित होती है। अगर हम सिंपल से भाषा में बात करें तो जब भी हमें वैक्सीन बनानी होती है तो हमें 3 चीजें देखनी होती हैं। एक तो एक एंटीजन जो हम वायरस से लेते हैं जो बॉडी में एंटीबॉडीज को स्टिमुलेट करेगा, और जैसे हम कोविड की बात करें या कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस का जो एंटीजन है वो स्पाइक प्रोटीन है। तो स्पाइक प्रोटीन का एक हिस्सा लिया जाता है जिससे वो जब बॉडी में आएगा, किसी व्यक्ति के बॉडी में आएगा तो वो एंटीबॉडीज बनाएगा। दूसरा है प्लेटफॉर्म। अब कई टाइप के प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे ये अंदर जा सकता है। एक तो जो ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है कि आपने वही वायरस लिया, उसको इनएक्टिवेट किया, या अगर वो लाइव है तो उसको थोड़ा चेंज किया जिससे वो इन्फेक्शन ना करे लेकिन वो बॉडी के अंदर जाके एंटीबॉडीज बनाए। जो नया प्लेटफॉर्म है जो हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए प्लेटफॉर्म, वो जो आपका आरएनए है वायरस का, उसका एक हिस्सा जो है वो अंदर जाके उसको हम नैनो पार्टिकल से और नैनो टेक्नोलॉजी से अंदर भेजते हैं और हमारे सेल में वो सेल को स्टिमुलेट करता है कि वो स्पाइक प्रोटीन बनाए जिससे फिर एंटीबॉडीज बनेंगे और फिर जो है शरीर में एंटीबॉडीज बनने शुरू होंगे। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म है और कई प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है वो कितना एंटीबॉडीज जो हैं वो स्टिमुलेट कर सकते हैं बनाने के लिए, और उस पर एफिकेसी डिपेंड करती है। तीसरा पार्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और कितने डोजेस की जरूरत है। तो कई वैक्सीन जो हमारे पास अभी तक वैक्सीन आई हैं सब में रूट ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंट्रामस्कुलर है, लेकिन कुछ वैक्सीन ऐसे भी हैं जो ट्रायल में चली हुई हैं कि हम नेजल स्प्रे की तरह दे दें जिससे इंजेक्शन नहीं लगाना पड़े, या फिर उनके डोजेस जो हैं 2 डोजेस की जगह 1 डोज हो पाए।
लेकिन अभी तक जो वैक्सीन आ रही हैं मार्केट में, जो अप्रूवल के स्टेज में है, वो 2 डोज वाली वैक्सीन है और इंट्रामस्कुलर वाली है। लेकिन हो सकता है कि बाद में कोई ऐसी भी वैक्सीन आ जाए जो हम अलग रूट से दे पाएं और इसलिए वो देने में आसानी रहे। डॉक्टर सेठ, हम भारत की आबादी देखें, लेकिन उसके साथ हम वो ड्राई रन्स भी देखें जो हम इतने दिनों से कर रहे हैं। 4 बड़े शहरों में हुआ है और उसके बाद अब कल से पूरे देश में होगा। अपनी आबादी को और यहाँ की चुनौतियों को देखते हुए आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस इजाजत के बाद पहली वैक्सीन मिलने में क्या बाकी देशों की तरह ही जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, एक तरह से हम कहें कि बाकी देश जितनी जल्दी दे पाए हैं उतनी ही जल्दी हिंदुस्तान में भी हो जाएगा हमारी तैयारियों के हिसाब से? ये जरूर बताना चाहूंगा कि हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं जो दूसरे देशों में नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, ये जो वैक्सीन हमने इम्प्रूव की, इसके लॉजिस्टिक्स सिंपलर है। ये वैक्सीन हिंदुस्तान में ही बन रही है। अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलियन डोजेस तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, हमें कहीं बाहर से मंगानी नहीं पड़ रही। और ये स्टोरेज भी इसकी 2 से 8 डिग्री जो नॉर्मल फ्रिज टेम्परेचर में स्टोर होती है, तो इसलिए ट्रांसफर और इम्प्लीमेंटेशन आसान है। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स बहुत ही स्ट्रांग, परहैप्स वर्ल्ड के सबसे स्ट्रांगेस्ट प्रोग्राम्स रहे हैं। चाहे लोग कहें कि वो बच्चों में थे, माओ में थे, पर फिर भी ये इतने स्ट्रांग प्रोग्राम्स हैं कि ये आउटरीच इनकी राइट अप टू द विलेजेस है। तीसरी बात समझने की ये भी है कि गवर्नमेंट पिछले कुछ हफ्तों से, इनफैक्ट आई वुड से महीनों से, इसी का प्रोग्राम और दृढ़ कर रही थी और इसको सपोर्ट कर रही थी और इसको फाइन ट्यून कर रही थी। और आपने इसलिए सुना कि ड्राई रन्स आज से नहीं, कुछ हफ्तों से पहले से ही हो रहे थे। तो आई थिंक द कंट्री इज प्रिपेयर्ड। वाकई डॉक्टर गुलेरिया, हालांकि बड़ा दिलचस्प है कि दुनिया के कई देश जब कोरोना का आउटब्रेक हुआ था तो भारत को बहुत सारी सलाह दिया करते थे, लेकिन भारत ने उन सभी से बेहतर मैनेज किया है कोरोना की इस सिचुएशन को। आज वैक्सीन की दहलीज पर जब हम खड़े हैं तो हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े देश हैं, जो रईस देश हैं, वहां पर जो समृद्ध लोग हैं उन तक तो वैक्सीन पहुंच रही है, लेकिन जब भारत की बात होगी तो बात बिल्कुल अलग हो जाएगी। इसीलिए इसकी प्राइसिंग भी उस तरीके की रखी गई है और इसीलिए कोशिश अभी सरकार की तरफ से जो की जा रही है ताकि हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसे जरूरत हो, वैसे व्यक्तियों तक नहीं जो अफोर्ड कर सकते हो, सब तक पहुंचे, चाहे आप अफोर्ड कर सकते हैं चाहे नहीं कर सकते हैं। और भारत की जो सफलता है, मुझे लगता है कि इस पैमाने पर डॉक्टर गुलेरिया, चूंकि दुनिया में कहीं वैक्सीनेशन नहीं हो रही है, भारत की सफलता पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगी। बिल्कुल, मेरा यह मानना है कि भारत की जो वैक्सीन है जो हम यूज करेंगे वो एक दुनिया के लिए पूरा एग्जाम्पल बनेगी। और क्योंकि अगर हम ये देखें, मेजॉरिटी ऑफ जो कंट्रीज हैं उनमें जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के लिए जो प्लेटफॉर्म्स हैं या देने का जो मैकेनिज्म है वो हमारे कंट्री में और हमारी वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम के साथ मिलता जुलता है। अगर हम किसी वैक्सीन की बात करें तो हम उसमें 4 चीजें देखना चाहते हैं। एक तो सेफ्टी, बहुत जरूरी है कि वैक्सीन सबसे सेफ हो, किसी को साइड इफेक्ट्स ना हो। दूसरा, जैसे हमने कहा, एफिकेसी। तीसरा, फीजिबिलिटी। और हमें पता है कि जो फाइजर की वैक्सीन है उसको -70 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखने की जरूरत है। उसको जब हम उसको वहां से निकालते हैं तो कुछ घंटे ही उसको हम बाहर रख सकते हैं, नहीं तो वो खराब हो जाएगी। ये ज्यादातर देशों में पॉसिबल नहीं है कि हम एक -70 की कोल्ड चेन रखें और जहां पे वैक्सीन दे रहे हैं वहां -70 का फ्रिज हो या स्टोरेज कर पाए। ये वाली जो वैक्सीन है, चाहे हम सीरम इंस्टीट्यूट की बात करें या भारत बायोटेक की बात करें, वो 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर के लिए। और चौथी चीज ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। चारों अगर हम पार्ट्स देखें तो जो भारत में वैक्सीन बन रही है, चाहे सीरम इंस्टीट्यूट की हो चाहे वो भारत बायोटेक की हो, ये चारों इस पॉइंट्स में बिल्कुल आगे निकलती हैं। और इसलिए मेरा ये मानना है कि जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है उसमें हमारी ही वैक्सीन कामयाब होगी। और अगर हम ये कहें कि भारत एक और लोगों को ये दिखा पाएगा कि हम कैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम करते हैं, कैसे ये वैक्सीन जो है ये हर एक, चाहे अफ्रीका के कोई देश हो या साउथ ईस्ट एशिया के कोई देश हो, सब जगह पे हम ये वैक्सीन जो है डिलीवर कर सकते हैं। तो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। और ये हमारे एक कमिटमेंट भी है कि ये वैक्सीन जो है हम अपने लिए ही नहीं लेकिन और जो हमारे देश हैं जिनको इसकी जरूरत है उनको भी देंगे। क्योंकि अगर हमें पैंडेमिक से जीतना है तो ये एक देश की जीत नहीं होनी चाहिए, सारे ग्लोबल नंबर्स कम होने चाहिए। क्योंकि जैसे हमने देखा, एक वेरिएंट स्ट्रेन यूके से शुरू होके सारी दुनिया में फैल सकता है। इसीलिए कोविड भी एक जगह से अगर कंट्रोल नहीं होगा तो दूसरी जगह पहुंच सकता है। इसलिए अगर पैंडेमिक
को कम करना है, पैंडेमिक पे कंट्रोल पाना है, तो ग्लोबल वैक्सीनेशन की जरूरत है, वैक्सीन नेशनलिज्म की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर सेठ, इमरजेंसी इस्तेमाल जैसे शब्द को सुनकर कई लोगों के मन में डर भी होता है कि हमें तो कोई इमरजेंसी नहीं है, फिर हम क्यों इसका इस्तेमाल करें, या फिर लोगों के मन में और भी चीजें वैक्सीन को लेकर आती हैं। कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे इन लोगों को कि इमरजेंसी इस्तेमाल क्यों सारे लोगों के लिए जरूरी है? ये इमरजेंसी इस्तेमाल नहीं है, इमरजेंसी ऑथराइजेशन है। जब इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन होती है तो पैंडेमिक्स में होती है, डिजास्टर्स में होती है, जिसमें कहते हैं कि कोई भी चीज जो कि हमें लगता है सेफ है और इफेक्टिव है, कोई भी ऐसी ड्रग हो, कोई भी ऐसी रिपर्पस्ड आर्टिकल हो, कोई भी इन्वेंशन हो जो पब्लिक को बचा सकती है, जो लाइव्स बचा सकती है, उनको फास्ट ट्रैक करना जरूरी हो गया। और ये वर्ल्ड में हर कंट्री में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल क्लॉज है। तो ये नहीं समझना है कि हमको इमरजेंसी में लगा दिया गया या मुझे इमरजेंसी है कि नहीं, ये तो वर्ल्ड एज ए नेशन की इमरजेंसी है। इस समय की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। जो बैठक चल रही थी कोरोना वैक्सीन को लेकर, यानी कि एक वैक्सीन को, कोविशील्ड को तो परमिशन मिल चुकी है, इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल चुकी है, लेकिन जो बाकी हैं उन पर अभी चर्चा विमर्श चल रही थी। लगभग 8-9 घंटे ये बैठक चली है और कोरोना वैक्सीन पर एक्सपर्ट कमेटी की बैठक के खत्म होने के बाद ये जानकारी मिली है कि कोवैक्सीन के इस्तेमाल को फिलहाल मंजूरी नहीं है। वैक्सीन के आपात इस्तेमाल पर कमेटी की यह बैठक चल रही थी। बायोटेक, भारत बायोटेक जो हैदराबाद स्थित है, वो कोवैक्सीन बना रहा है, उसने फिलहाल मंजूरी उसको नहीं मिली है। कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल को सिर्फ मंजूरी मिली है। आपको हम साथ में ये भी जानकारी दे दें कि ये जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है वो असल में अपने अंतिम चरण के ट्रायल की शुरुआत उसकी बस कुछ महीने पहले हुई है और इसीलिए और ज्यादा डेटा अभी हासिल होने के बाद ही मुमकिन है कि नतीजे पर फैसला हो। बहरहाल भारत में सबको वैक्सीन पहुंचाना दुनिया का सबसे बड़ा मिशन होगा, इसीलिए वैक्सीन पहुंचाने वाले सिस्टम का 100% फिट रहना जरूरी है। भारत ने वैक्सीनेशन के अपने प्लान में तैयारियों की कोई कमी नहीं छोड़ी है। कोरोना वैक्सीन जिन्हें सबसे पहले दी जाएंगी, ऐसे 30 करोड़ प्राथमिकता वाले ग्रुप की पहचान कर ली है। वैक्सीन की डिलीवरी, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ वैक्सीन लगाने का प्लान क्या होगा, इस सब की तैयारी हो चुकी है। एक 135 करोड़ का देश जिसने अब तक सोशल वैक्सीन के सहारे कोरोना से लड़ाई लड़ी है, उसे अब असल वैक्सीन मिल गई है। लेकिन वैक्सीन की मंजूरी मिलना एक बात है और इतनी बड़ी आबादी तक वैक्सीन का पहुंचना बड़ी बात है। लिहाजा भारत ने एक प्लान तैयार किया है, कोरोना वैक्सीन के रोल आउट का प्लान। पहले चरण में करीब 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी, साथ ही 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। इसके अलावा 27 करोड़ सीनियर सिटीजन और बीमार व्यक्तियों को वैक्सीन मिलेगी। यानी अभी तुरंत 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने का प्लान तैयार है। अच्छी बात यह है कि भारत के पास टीकाकरण के लिए सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारत में वैक्सीन अभियान के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जो हर किसी को वैक्सीन पहुंचाने पर ट्रैकिंग करेगा। वैक्सीनेशन के लिए सही समय पर सटीक और सही जानकारी इस सॉफ्टवेयर से मिलेगी। भारत ने एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया है, कोविन, जिसमें कोरोना वैक्सीन के लाभार्थी वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और स्टोरेज से जुड़ी रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहेगी। कोरोना का टीका कब, पहले किसे और कैसे मिलेगा, इसकी प्लानिंग के साथ साथ वैक्सीन की डिलीवरी हासिल करने से लेकर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का खाका तैयार करने की जरूरत है। सरकार का दावा है कि देश में मौजूदा कोल्ड चेन की मदद से वो शुरुआती 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने में सक्षम है। देश भर में 28,927 कोल्ड चेन पॉइंट्स पर 85,000 से ज्यादा उपकरण हैं, जिसमें डीप फ्रीजर, वॉक इन कूलर्स, रेफ्रिजरेटर्स और बिना बिजली से चलने वाले आइस बॉक्स शामिल हैं। वैक्सीन की कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने लग्जमबर्ग की कंपनी बी मेडिकल सिस्टम कंपनी से करार किया है, जो मार्च 2021 तक भारत में कोल्ड स्टोरेज चेन तैयार कर लेगी।
Absolutely, it will be a transferable technology, and I think the interesting aspect of B Medical products is that we have a solution for all types of vaccines, and we have a lot of experience with these different types. We already have an experience with the -80 vaccines because those already existed for the Ebola. एयर कार्गो से वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी एयरपोर्ट्स पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। ये दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वो जगह है जहां वैक्सीन को विशेष तापमान में स्टोर करने की क्षमता तैयार की गई है। यहाँ 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री तापमान पर स्टोर करने से लेकर -20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर स्टोरेज करने की सुविधा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर ये ग्रीन चैनल है। इस ग्रीन चैनल का मकसद वैक्सीन के तेज ट्रांसपोर्टेशन का है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक तकरीबन एक एयर कार्गो से अनलोड करके फिर दूसरे में अपलोड करने में 40 मिनट लगेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर कूल डॉली भी तैयार है। ये एक तरह का रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जिसमें रखकर वैक्सीन एयरक्राफ्ट से टर्मिनल तक पहुंचाए जाएंगे। हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी करीब 27 लाख वैक्सीन की है। अगर दिन में 2 राउंड हम उसको रोटेट कर पाएं, बिकॉज कोई भी कार्गो कंटेनर आएगा, उसको कार्गो फ्रेटर आएगा, उसको अनलोड करना, उसको फिर से अगर बल्क ब्रेक करना है तो बल्क ब्रेक करना और फिर वापस उसको लोड करना, तो उसमें अगर वो 2 रोटेशन है तो दिन भर में हम 54 लाख वायल्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वैक्सीन के स्टोरेज को लेकर राज्यों की भी अपनी अपनी तैयारियां हैं। आज तक की टीम ने पटना के जिला पशुपालन विभाग का दौरा किया, जिसे बिहार में वैक्सीन के रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई है। इस कार्यालय में पहले से ही एक कोल्ड स्टोरेज बना हुआ है, जो ये वहां पे भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 लाख डोज उस कोल्ड स्टोरेज में रखने की क्षमता है, और उसके साथ ही 2 और कोल्ड स्टोरेज भी बनाए जा रहे हैं, यानी कि तैयारियां पूरी की जा रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर सूरज भूषण मौजूद है, जो कि पशुपालन पदाधिकारी हैं। उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से आप लोग तैयारियां कर रहे हैं कि वितरण से पहले कोरोना की वैक्सीन का रख रखाव और स्टोरेज को लेकर। सब प्रथम तो यहाँ पे 39 ILR की खरीदारी हो चुकी है सेंट्रल की तरफ से, और हर ब्लॉक को मिलेगा एक। जो ब्लॉक बड़ा है वहाँ 2 मिलेंगे, और एक ILR में स्टोरेज की कैपेसिटी 10,000 है, और इस हिसाब से हम लोग, और एक कोल्ड रूम है, अभी एक कोल्ड रूम एस्टेब्लिश्ड हो चुका है, और 2 रूम और जल्द से जल्द एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। बिहार के अलावा आज तक की टीम ने गुजरात में वैक्सीन स्टोरेज की तैयारियों का जायजा लिया है, जहां कोरोना वैक्सीनेशन के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जा चुका है। अहमदाबाद की कोविड की सिविल हॉस्पिटल जहां पर है, वहां पे कुछ इस तरीके से जो वॉकिंग कूलर्स है उसको रखा गया है। आप देख सकते हैं एक विशाल वॉकिंग कूलर है जिसे यहाँ पे रखा गया है, जिसकी कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो इसके अंदर 5 लाख से ज्यादा जो कोविड वैक्सीन के डोज है वो आ सकते हैं। आपको हम दिखाते हैं, इसके अंदर फिलहाल कई सारी जो वैक्सीन है उसको रखा गया है, जिनको कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, चाहे वो BCG की हो या हेपेटाइटिस B की वैक्सीन हो, उस सबको यहाँ पे रखा गया है। स्टोरेज के अलावा टीकाकरण की निगरानी के लिए भी सिस्टम तैयार हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने स्टेट टास्क फोर्स का गठन किया है, जो वैक्सीन लॉजिस्टिक्स और मानव संसाधन को मैनेज करेगी। इसके अलावा हर राज्य में स्टेट स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है, जो केंद्र सरकार के साथ समन्वय रखेगी। हर राज्य में कंट्रोल रूम बने हैं, जो टीकाकरण से जुड़ी हर जानकारी अपडेट करेंगे। दिल्ली से पौलमी साहा, अहमदाबाद से गोपी घांगर और पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना वैक्सीन के असर से कई सेक्टर्स को फायदा मिलने की उम्मीद है। इनमें वेयर हाउसिंग और निजी हेल्थ केयर सेक्टर भी शामिल है। देखिए ये रिपोर्ट। वैक्सीन के आने से कारोबार जगत में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। कई कारोबार तो केवल सेंटिमेंट के दम पर ही छलांग लगाएंगे। कुछ कारोबार इसका हिस्सा बनकर मुनाफा कमाने का मौका हासिल करेंगे। इन सबसे ज्यादा हेल्थ केयर और रियल एस्टेट सेक्टर के साथ ही शेयर मार्केट को मिलना तय है। सेंटिमेंट के सहारे चलने वाले शेयर बाजार को वैक्सीन के आने और इसके कामयाब होने से आर्थिक रिकवरी में तेजी का भरोसा मिलेगा। इस तरह की पॉजिटिव उम्मीद शेयर बाजार को भी नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। अभी अगर आपको निवेश करना है तो बैंक्स के शेयर बहुत सही रहेंगे। वैक्सीन के न्यूज से मार्केट में कोई बड़ा उछाल नहीं आ सकता। उसी के साथ वैक्सीन से जुड़े काफी ऐसे शेयर्स हैं, जैसे कि स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, गति,
जिन्हें कहा जा रहा है कि वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में यूज होगा, वो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन शुरू भी नहीं हुआ, बट भाव आपको आने वाला कल आज दिखा रहा है। वैक्सीन से रियल एस्टेट को भी फायदा मिलना तय है। सेंटिमेंट में सुधार का असर रियल एस्टेट सेक्टर पर भी होता है। इकोनॉमी में तेजी आने से लोग घरों से निकलकर प्रोजेक्ट्स तक जाएंगे और घर खरीदेंगे। इसके साथ ही वैक्सीन के साथ सीधे तौर पर जुड़ने से वेयर हाउसिंग को फायदा मिल सकता है। एक्सपर्ट्स का ये भी दावा है कि वैक्सीन की सप्लाई चेन का हिस्सा बनकर वेयर हाउसिंग कारोबार के चमकने का ये अच्छा मौका है। हेल्थ केयर सेक्टर वैक्सीन लगाने के कार्यक्रम में सबसे बड़ा अहम रोल निभाएगा। अगर सरकार निजी हेल्थ केयर सेक्टर को भी टीकाकरण कार्यक्रम से जोड़ती है तो उसे फायदा होगा। फिलहाल इसमें साफ नहीं कि इसमें निजी हेल्थ केयर सेक्टर कितनी हिस्सेदारी होगी, लेकिन ये मौका काफी बड़ा है। फिक्की और EY की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के आखिर तक 80,000 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए करीब 1.4 लाख टीकाकरण सेंटर्स की जरूरत है। टीकाकरण के लिए 1 लाख हेल्थ केयर स्टाफ और उनकी मदद के लिए 2 लाख अतिरिक्त स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। वैक्सीन लगाने के लिए 1 लाख स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरत पड़ेगी। इनमें से 60-70 हजार सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के स्वास्थ्य कर्मी हो सकते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कम होने की वजह से उन राज्यों में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे राज्यों में बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और असम शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 40-45 लाख सक्रिय स्वास्थ्य कर्मी हैं। वहीं सामुदायिक स्तर पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या 20 से 30 लाख है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तय संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग भी देनी होगी। अगर मौजूदा इंतजामों की बात करें तो फिर देश में 25 से 30 हजार सरकारी अस्पताल हैं। भारत में 2.5 लाख प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और इनमें से 80 से 90% केंद्रीय ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन लगाने में मदद मिलेगी। 70% निजी हेल्थ केयर सेंटर वैक्सीन लगाने में अपने स्टाफ की सेवा देने के पक्ष में है। हालांकि अस्पतालों और पैथ लैब्स अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार ने इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम सफल तब माना जाएगा जब एक निश्चित समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन के लिए टारगेट किया जाए। मौजूदा रिसोर्सेज के साथ साथ ये तब संभव है जब देश के कोने कोने में लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए प्राइवेट हेल्थ केयर कंपनीज को साथ लिया जाए। अगर हम कोल्ड चेन मेंटेनेंस की भी बात करते हैं तो इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल और पैथ लैब सरकार के सहायक के रूप में काम कर सकते हैं। ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराकर और साथ ही साथ पॉसिबल साइड इफेक्ट के मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ पैथ लैब्स का रोल सबसे अधिक होता है, क्योंकि टेस्टिंग एक तरफ प्रिवेंशन का ऑब्जेक्टिव पूरा करेगी और दूसरी तरफ वैक्सीन की इफेक्टिवनेस का भी लिटमस टेस्ट होगा। अब देखना यही है कि सरकारी तैयारियां मौजूदा सिस्टम के सहारे इतने बड़े टीकाकरण कार्यक्रम को पूरा कैसे कर पाती हैं, या फिर निजी सेक्टर भी इसका हिस्सा बनकर अपना योगदान कर सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कोरोना काल में दुनिया भर के शेयर बाजारों ने गिरावट के नए रिकॉर्ड बनाए। भारतीय शेयर बाजार भी इससे बच नहीं पाया, लेकिन अब उम्मीद है कि 2021 में यह सिलसिला थमेगा। कोरोना काल के नाम रहे 2020 में शेयर बाजारों में भी जमकर उथल पुथल मची रही। भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजारों में 2020 में गिरावट के नए रिकॉर्ड बने। अमेरिका और यूरोप के शेयर बाजारों में तो 33 साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई। S&P 500 इंडेक्स 4 से 11 मार्च के बीच 12% लुढ़का था, लेकिन इसके बाद आर्थिक हालात में सुधार से साल भर में इंडेक्स 14% बढ़ा है। ब्रिटेन का FTSE इंडेक्स 12 मार्च को 10% तक फिसला था, जो कि 1997 के बाद इंट्रा डे में सबसे बड़ी गिरावट थी। 2020 में ब्रिटेन के FTSE इंडेक्स के निवेशकों को नुकसान हुआ है और उनको -12.46% रिटर्न हासिल हुआ। एशियाई बाजारों में भारत में 23 मार्च को सेंसेक्स और निफ्टी इंडेक्स रिकॉर्ड 13% लुढ़के थे, लेकिन 2020 में निफ्टी ने इस गिरावट से उबरकर 14.76% रिटर्न निवेशकों को दिया। हालांकि सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले शेयर बाजारों में जापान के निक्केई इंडेक्स ने 16.15% रिटर्न के साथ बाजी मारी। भारतीय शेयर बाजारों ने तो 2020 के आखिरी महीने यानी दिसंबर में ऊंचाई के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। सेंटिमेंट्स में ये सुधार कुछ देशों में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने से हुआ।
जानकारों का मानना है कि अब सेंट्रल बैंक भी ब्याज दरों में राहत दे रहे हैं और अर्थव्यवस्था के प्रमुख इंडिकेटर्स भी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहे हैं। ऐसे में बाजार में नए साल की शुरुआती महीनों में भी तेजी का सिलसिला जारी रहेगा। सतर्क रहिए, वैक्सीन की न्यूज से ज्यादा जिसे कहते हैं स्टॉक मार्केट में यूफोरिया होना एक्सपेक्टेड नहीं है। उसी के साथ प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, तो हमें अपना जो पैसा है उसके साथ क्या करना है वो ज्यादा मायने रखता है। 2020 में भारत को एक बड़ा फायदा विदेशी निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी का भी मिला है। ग्लोबल मार्केट में डॉलर की घटती वैल्यू और क्वालिटी शेयरों की कम कीमत के असर से भारत में विदेशी निवेशकों ने निवेश बढ़ाया है। 2020 में FIIs ने भारत में 1.64 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया। 2019 में FIIs ने भारत में 1.01 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया था। 2020 में FIIs ने भारत में 63,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश किए हैं। चारों तरफ से आए इस निवेश के बूते भारतीय शेयर बाजार जनवरी में नए रिकॉर्ड कायम करने को तैयार है। अनुमान है कि जल्दी सेंसेक्स 50,000 के स्तर को छू सकता है। अब रही बात 50,000 सेंसेक्स की, आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। आए तो भी आप प्रॉफिट बुक कीजिए, नहीं आए तो भी आप प्रॉफिट बुक कीजिए। 2021 में जैसे कि मैंने कहा, मार्केट को कोई सरप्राइज पसंद नहीं होती। अब वो सरप्राइज क्या होगी, जो कंपनियों के रिजल्ट्स आएंगे उनमें कुछ होगा, क्या होगा वो हम नहीं कह सकते। 2020 में भी देश और दुनिया में कई दिग्गज कंपनियों के शेयरों ने भी व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाए हैं। 674% के रिटर्न के साथ ही दुनिया भर में टेस्ला का शेयर चर्चा में रहा। शेयरों में तेजी के चलते कंपनी के को फाउंडर एलन मस्क की नेटवर्थ 2020 में 483% बढ़ी। मस्क की संपत्ति 133 अरब डॉलर बढ़कर 181 अरब डॉलर हो गई है। अब वो जेफ बेजोस के बाद दुनिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी हैं। भारत में 495% रिटर्न के साथ अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन के शेयरों ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। शेयरों के दामों में इतनी तेजी के चलते अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी की नेटवर्थ दोगुनी होकर 2 लाख करोड़ रुपए के पार चली गई है। शेयर बाजार की लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप भी तेजी की इस आंधी में नए रिकॉर्ड बना रहा है। मार्केट की शुरुआत से अब तक 182 लाख करोड़ रुपए बढ़ने वाले मार्केट कैप के जनवरी में 200 लाख करोड़ के पार जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब अगर कोरोना किसी नए रूप में आकर फिर से कहर नहीं बरपाता तो मुमकिन है कि 2021 तेजी के सभी अनुमानों को पीछे छोड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।